हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था, रीड कर ली थी। उससे रिलेटेड हमने सारी थ्योरी भी देख ली थी और सारे क्वेश्चंस भी पूरे कर लिए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं आगे का चैप्टर। तो आगे हमारा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ये अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण क्या होता है, चलिए इसे जानते हैं। कक्षा 9 में आपको अपरिमेय संख्याओं एवं उनके अनेक गुणों से परिचित कराया गया था। यानी कि जिन्होंने 9th क्लास की क्लासेस भी मुझसे पढ़ी होंगी तो उनको पता होगा कि मैंने 9th क्लास में आपको पढ़ाया था परिमेय अपरिमेय के बारे में, कि वो कैसे हम अंडर रूट वाले जो सवाल होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे परिमेय अपरिमेय संख्याओं का मान निकाला जाता है उसके बारे में। तो आपने इनके अस्तित्व के बारे में अध्ययन किया तथा यह देखा कि किस प्रकार परिमेय और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। आपने यह भी सीखा था कि संख्या रेखा पर किसी रेखा अपरिमित संख्याओं के स्थान कैसे निर्धारित करते हैं। हमने वहाँ पर संख्या रेखा वाले भी सवाल किए थे। तथापि हमने यह सिद्ध नहीं किया था कि ये संख्याएं अपरिमेय हैं। इस अनुच्छेद में हम यह सिद्ध करेंगे कि √2, √3 और √5 तथा व्यापक रूप में √p अपरिमेय संख्याएं हैं। जहाँ p क्या होता है, एक अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या से मतलब आपको क्या होता है, ये मैंने बताया है। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अपनी उत्पत्ति में हम जिन प्रमेयों का प्रयोग करेंगे उनमें से एक है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। याद कीजिए कि एक संख्या s अपरिमेय कहलाती है। मान लेते हैं हम एक s जो होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यदि उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता हो, तो p और q क्या है, q एक पूर्णांक है और q ≠ 0 होता है। अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण होते हैं जिनसे आप परिचित हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है √2, √3, √15, पाई माइनस का √2/√3 और 0.101010 ऐसे कंटिन्यू वाले नंबर। शांत और अशांत प्रकार की संख्याओं के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्या होती हैं। इससे पहले कि हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करें तो हमें निम्नलिखित प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी उत्पत्ति अंकगणित के आधारभूत प्रमेय पर आधारित है। तो अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रमेयों को पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर प्रमेय 1.2 दे रखी है। ये कहती है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी और a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि जो p एक अभाज्य संख्या होगी वो p जो है अगर a² को विभाजित करती है तो p क्या करेगी, a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कि अगर कोई संख्या है जो कि अभाज्य है, मान लेते हैं 3 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, तो 3 हमें पता है कि 3 9 को तो काटता है, ये बात हमें पता है। लेकिन अगर 9 का स्क्वायर हम लिखते हैं, यानी कि क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो 81 होता है, ठीक है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं p की जगह पे हम ले रहे हैं 3 को और a² की जगह हम लिख रहे हैं 81 को, तो अगर 3 इस 81 को काटता है तो 3 जो है ये जिसका स्क्वायर था यानी कि √81 को भी तो काटेगी, वही बात है ना। तो यही यहाँ कहने का मतलब है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ पर a क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इस प्रमेय की उत्पत्ति को देख लेते हैं। मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित हैं। कैसे, a = p1, p2, p3 ऐसे करके pn नंबर्स तक हैं, ठीक है। जहाँ पर p1, p2 और n नंबर्स तक की जितनी भी p की संख्याएं हैं वो सब क्या है, अभाज्य संख्याएं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न भिन्न नहीं है। अतः a² क्या होगा, p1, p2, pn तक इंटू p1, p2, pn तक, यानी कि जो इनका स्क्वायर होगा p1² इंटू p2² इंटू pn² तक, वो सब क्या होगा, इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर दिया है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में और दे रखा है कि p a² को विभाजित करती है, इसीलिए अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार p a² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। परंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वैतता के गुण के कारण करने पर हम ये पाएंगे कि a² के अभाज्य गुणनखंड केवल p1, p2 और pn तक हैं, ठीक है। तो जो a² के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो ये होंगे जो हमें अलग से दे रखे हैं, p1, p2, pn तक का वाले, है ना। और p क्या होगा, वो a² का एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब हम इसकी उत्पत्ति देख सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और यह उत्पत्ति उस तकनीक पर आधारित है जिसे विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति यानी कि प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। इस तकनीक की कुछ विस्तृत रूप से चर्चा परिशिष्ट 1 में की गई है। अभी परिशिष्ट 1 कहाँ मिलेगा, ये आगे मिलेगा आपको। आगे हम देखते हैं, आगे यहाँ पर
प्रमेय 1.3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कैसे? अब उसकी उत्पत्ति देखते हैं। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसे हमें क्या करना है, इसकी उत्पत्ति करनी, इसलिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या के क्या मतलब है, जैसे दो पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया दो पूर्णांक आर और एस हैं। ठीक है, ऐसे हम निकाल लेंगे तो इसको √2 बराबर, यानी इसको परिमेय फॉर्म में लिखेंगे तो क्या है, r/s हो गया। ठीक, तो √2 बराबर r/s। अब s नॉट इज इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हर जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये इसकी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। फिर मान लीजिए r और s में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अगर r और s और एक के अतिरिक्त कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से r और s को विभाजित करेंगे, यानी कि अब √2 बराबर a/b प्राप्त कर सकते हैं विभाजित करने के बाद में। तो जहाँ पर a और b क्या होंगी, एक सह अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे कि अतः क्या होगा फिर यहाँ पर हमारा, तो हमारा b √2 बराबर a, क्यों भाई √2 बराबर जब a/b होगा, ठीक है, a/b होगा तो a इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये b इसके साथ मल्टीप्लाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, b √2 हो जाएगा। तो यही तो दे रखा है, a इज इक्वल्स टू b √2। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का, तो क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो इसीलिए आएगा यहाँ पे 2b² इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो इससे क्या होगा, अतः 2 जो है वो a स्क्वायर को विभाजित करेगा। अभी जैसे हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी, पहली प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था, पहली प्रमेय में हमने ये पढ़ा था कि अगर p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। इसी तरीके से यहाँ पर ये हो जाता है कि अगर 2b² a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2a स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, अगर यानी कि 2 क्या करेगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा। इसी प्रमेय द्वारा हम ये भी क्या कह सकते हैं, जब 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 2 a को भी विभाजित करेगा। तो इस तरीके से अब हम आगे देखेंगे, आगे क्या है, अतः a बराबर जब हम 2c लिख लेते हैं तो c क्या होता है, कोई पूर्णांक होता है। अब a का प्रतिस्थापन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी a की जगह पे हम a की जगह पे हम 2c लिख देंगे जहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 2b² बराबर a स्क्वायर, अभी हमारा वहाँ निकला था पहले 2b² बराबर a स्क्वायर, तो अब यहाँ पर हम a की जगह पर क्या लिख देंगे, 2c हमें करना है, तो a स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर की जगह 2 × 2 = 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पर आ गया 2b² इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, अर्थात b² बराबर 2c स्क्वायर प्राप्त हो गया। तो इससे क्या हो गया, इससे ये हुआ कि 2b² को भी विभाजित करेगा। अभी a स्क्वायर को विभाजित करना हमने प्रूफ किया, अब यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि b² को भी विभाजित करेगा, यानी कि 2b को भी विभाजित करेगा। तो अतः क्या है कि a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। 2 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया जो कि a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी विभाजित कर रहा है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में से एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अब ये बात ऐसा कोई नहीं कह सकता कि a और b जो दो संख्या है उसको एक ही विभाज्य कर सकता है और कोई संख्या विभाजित नहीं कर सकती, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया है कि 2 भी विभाजित कर सकती है। इसलिए विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की है कि √2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि ये हमने सिद्ध तो किया, लेकिन क्या मानकर किया कि √2 एक परिमेय संख्या, यानी जब √2 एक परिमेय संख्या होगी तो वो 2 जो है a और b दोनों को विभाजित करेगी। इसलिए हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि यानी √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम परिमेय रखते हैं तो वो दोनों विभाजित होंगे, लेकिन अपरिमेय में ऐसा संभव नहीं है। अब बात करते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। जिस तरीके से हमने देखा √2 एक अपरिमेय संख्या, उसी तरीके से हमें √3 वाला भी करना है। तो सेम ऐसे ही एग्जाम्पल दे रखा है, आप इस एग्जाम्पल को अपने आप से करके देखिएगा, अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमको उदाहरण एक दे रखा है कि दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए हम दिखाते हैं। आइए इसके विपरीत हम फिर इसको परिमेय संख्या मांग लें। तो इन स्टेप्स को आप लोग एक बार ध्यान से लेकर चलिएगा, क्योंकि सवाल भी इसी से संबंधित हैं। जैसे हमें दिखाना क्या है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले इसका उल्टा मानेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर अब हम सहभाज्य ऐसी संख्या है, फिर से हमने a और b ले ली, ठीक है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हमने ये वापस लिख लिया 5 - √3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। अब हमें क्या है, ये पूरा हमें जो हमने इसको सॉल्व किया तो √3 बराबर ये निकला हमारा। अब इस समीकरण को फिर से पुनः व्यवस्थित करेंगे तो √3
अरे सेम यही बात है जो यहाँ लिखी वही यहाँ भी लिखी, बस इधर उधर कर दिया। तो यही √3 की वैल्यू निकली। अब क्या है, चूँकि ए और बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए 5 - a/b जो है एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है क्योंकि √3 तो एक अपरिमेय संख्या है और अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है ये विरोधाभास कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो फिर हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखो सेम वैसे ही पैटर्न है, बहुत ईजी, कुछ नहीं है। हमें सिद्ध करना था कि वो एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने पहले मान लिया एक परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या माना तो a/b के जो है इसको इक्वल कर दिया। जब इसके इक्वल किया तो हमने क्या किया, √3 की वैल्यू निकाली यहाँ से। जो √3 की यहाँ से हमें वैल्यू निकली तो वो क्या निकली है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या तब होगी जब √3 भी एक परिमेय होगा। और हमने चूँकि ये कल्पना की थी, इसलिए कल्पना के कारण ये विरोधाभास व्यक्त करता है, इसीलिए क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। बस यही करना है इसमें। अब आपको 7वां उदाहरण जो देखा है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको भी ऐसे निकालना है। देखिए फिर हमने माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या मान लिया इसको। तो फिर इसके इक्वल जो a/b किया, जब फिर a/b किया इक्वल में, तो हमने √2 की वैल्यू निकाली। जब √2 की वैल्यू यहाँ से निकाली तो √2 भी एक परिमेय संख्या हमने प्राप्त कर ली। लेकिन हमने ये कब किया, लेकिन हमने ये तब किया जब हमें इसका विरोधाभास प्राप्त हो गया और हमें ये सिद्ध करना था, इसलिए। तो इसलिए क्या हो गया, √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या। और जब √2 भी एक अपरिमेय संख्या तो 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या हो गई। अब देखिए ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 है और ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको करना है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे भी हमने उदाहरण देखे सेम वैसे ही इसको करना है। और तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्या अपरिमेय। ये सारे सवाल इसी टाइप के जैसा हमने एग्जाम्पल देखा है। आगे हम सारांश को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। तो सारांश क्या कहता है कि इस अध्याय में हमने इन तथ्यों का अध्ययन किया कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में, और प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है। यह गुणनखंड अद्वितीय होता है, इस पर कोई ध्यान दिए बिना कि अभाज्य गुणनखंड किस क्रम में आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि p अगर कोई अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा और एक धनात्मक पूर्णांक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेन पॉइंट जो है वो यही है इस पूरे 1.2 एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। और पत्ती की √2 और √3 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं। अब ये लाइन आपकी एक ऑब्जेक्टिव पेपर के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हो सकता है आपको √2 और √3 वहाँ पर ऑप्शन में दिखे, तो आपको बिना कुछ सोचे या सॉल्व किए आप आसानी से वहाँ पर टिक कर सकते हैं कि हाँ √3 और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज को कर लेते हैं और चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए हम भी इसे करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे भी हमने एग्जांपल्स किए हैं, बिल्कुल एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस हैं ये सारे। तो ये सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है, जहाँ पे a और b दोनों एक पूर्णांक हैं, ठीक है। तो √5 इज इक्वल्स टू a/b इज इक्वल्स टू √5, ठीक है। तो हम यहाँ और क्या बात कहेंगे, और ये कहेंगे कि यहाँ पर ये बात कही जाती है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a तथा b पूर्णांक हैं, a और b पूर्णांक हैं। अब हम दोनों पक्षों का
इधर से उधर करेंगे, यानी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू √5 को हम जब ए का मान निकालेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू, ये इधर बटे में बराबर किधर जाएगा, गुणे में, यानी कि √5 इंटू बी। ये इक्वेशन हमको प्राप्त होती है, ए इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक है, आप इसके आगे लिख लीजिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो अब हमें दोनों पक्ष क्या थे हमारे, ए इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए का होल स्क्वायर √5 इंटू बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या निकलेगा हमारा, होल के ब्रैकेट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर होता है 5, देन 5 एंड बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके, तो 5b स्क्वायर। अब जैसे हमने पहली प्रमेय पढ़ी थी कि अगर कोई भी संख्या जो कि जिसका वर्ग जो है किसी के से कटता है तो वो संख्या भी उससे कटती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि √5 से ए विभाजित होगा। ठीक है, ए विभाजित है। ठीक है, ए विभाजित है, यानी ये √5 जो है वो ए को विभाजित करता है। अब हम बी को देखेंगे कि बी को विभाजित करता है या नहीं करता है। इसके लिए अब हम बी के लिए देखेंगे तो हम यहाँ पर पहले मानेंगे माना, तो मानेंगे माना ए इज इक्वल्स टू 5 सी। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 5c माना, जिसमें सी क्या होगा, सी एक पूर्णांक है। ठीक है, चूँकि हमें ये निकालना है कि बी भी इससे विभाजित होगा या नहीं। ठीक है, तो हमें इसको देखने के लिए यहाँ पर सी को भी देखना पड़ेगा, इसीलिए सी को हम ला रहे हैं यहाँ पर। तो सी क्या है, एक पूर्णांक है। तो अब हमने जो इक्वेशन अभी निकाली थी, कौन सी इक्वेशन, यही इक्वेशन की ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर वाली। ठीक है, तो इसमें हम ए की वैल्यू ये रख देंगे, ए की वैल्यू 5c रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5c इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी। तो सी एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम ए की जगह पे हम 5c की वैल्यू रखेंगे। कहाँ पे, इस वाली इक्वेशन में जो ये कहती थी ए इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी। यानी हम ए की जगह जब हम 5c का मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 5c इज इक्वल्स टू √5b। ठीक है, अब हम फिर से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, इस पक्ष का वर्ग करेंगे इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आप लिख लीजिएगा लाइन, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 5c का स्क्वायर। ठीक है, 5c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, तो हमारे पास सीधी सी बात है, जो 5c का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, यानी जब हम 5c का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25c स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 एंड c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर 5 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारे पास अब क्या निकला, 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू
5b²। अब हमें क्या निकालना है, हमें b² का देखना है √5 के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इधर ले जाएंगे क्योंकि इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 25/5 c² = b²। 5 से 5 टाइम ये जाएगा 25, तो हमारा क्या हो जाएगा 5c² = b²। ठीक है, 5c² = b²। तो इस तरीके से हमको क्या पता चला कि जो √5 है, ठीक है, वो a और b दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, दोनों को विभाजित करता है, दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, दोनों को विभाजित करता है, a और b दोनों को विभाजित करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चूँकि हमने माना था, क्या माना था हमने यह माना था कि जो √5 है हमारा, वो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था, तब हमारा आंसर आया है ना। अगर ये परिमेय संख्या था तब ये हुआ था। लेकिन ऐसा क्या है, यहाँ विरोधाभास है। ठीक है, यह विरोधाभास है, तो ये विरोधाभास के कारण क्या हुआ है, हम यहाँ ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा सिद्ध हो गया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हमने पहले देखा √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब हमने सॉल्व किया, a/b = √5 लिखा, b ≠ 0 हुआ। ठीक है, a और b क्या हो गए, पूर्णांक हो गए। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर किया। ठीक है, दोनों पक्षों का फिर वर्ग किया, वर्ग करके निकाला, तो a विभाजित है, ये सिद्ध हो गया। इसके बाद हमने a = 5c किया और हमने इसको रख करके हमने ये निकाल लिया कि b जो है b² भी जो है उसको भी ये विभाजित करता है, यानी कि b को भी विभाजित करता है। क्यों यहाँ पर, क्योंकि ये वाला लॉ लग रहा है। आप ये लाइन भी इसमें लिखेंगे, वही प्रमेय वाली, कि जिस संख्या से किसी संख्या का वर्ग विभाजित होता है, उससे वह संख्या भी विभाजित होती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने सारे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन से रिलेटेड देख लिए, तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है इसको सॉल्व करना। तो चलिए इसे करते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड पर पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन यहीं ले आई हूँ। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर समझा देती हूँ। देखिए, माना हमने 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि √2√5 जो है 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या लेंगे, क्योंकि हमें जब अपरिमेय को सिद्ध करना होता है तो हम पहले उसे विपरीत रूप में लेकर के देखते हैं। ठीक है, इसे दो सहअभाज्य पूर्णांकों a/b के समान रखा जाता है, जिसमें b ≠ 0। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, सेम वैसा ही है। फिर सेम हम वैसे ही प्रोसेस करेंगे कि 3 + 2√5 = 1/b। ठीक, फिर देखो a/b -3 = 2√5। आपको समझ में आ रहा होगा, ये इधर प्लस में बराबर के इधर चला गया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने इसको सॉल्व करके 2√5 की वैल्यू निकाली तो ये आई। ठीक, इस तरीके से हमने जब √5 की वैल्यू निकाली तो ये आई, यानी कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, √5 = a - 3b/2b। तो अब इससे क्या हमें पता चला, इससे पता चला कि देखिए, चूँकि a, b, 3 और 2 ये सारे कहाँ हैं, पूर्णांक हैं। ठीक है, 3 और 2 भी पूर्णांक में आते हैं और a और b भी यहाँ पर पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये जो पूरी यहाँ पर हमारा मान आया है पूरा a - 3b/2b,
ये क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि इसके सारे अंक पूर्णांक है, इसलिए ये संख्या भी क्या है, पूरी पूरी पूर्णांक है। तो √3 भी क्या है, एक पूर्णांक है, क्योंकि ये बराबर ये है ना, ये बराबर ये, यानी कि ये भी पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि √5 क्या है, एक पूर्णांक है, परंतु √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसलिए √5 चूँकि अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2 √5 भी एक अपरिमेय संख्या हो गई, क्योंकि उस संख्या में सम्मिलित एक संख्या ऐसी है जो अपरिमेय है, इसलिए इस वजह से ये पूरी संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगर यहाँ पर ये सिद्ध नहीं होता, ये नॉट इक्वल होता, तब ये क्या हो जाता, ये हो जाता कि ये परिमेय संख्या है। लेकिन ये चूँकि यहाँ पर सिद्ध हो गया है कि √5 बराबर है a-3b/2b के, तो इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। हम इस सारी एक्सरसाइज में यही करते आ रहे हैं, हम सिद्ध कर रहे हैं कि यही संख्या अपरिमेय है और यही हमें बताना है। तो पहले हमें दे रखा है 1/√2। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं, 1/√2 संख्या अपरिमेय से कैसे सिद्ध करेंगे। सेम उसी तरीके से करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन आपके लिए ले आए हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि कैसे हमें पूरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करना है अपने आंसर में। तो देखिए पहला यहाँ पर हमने दिखाना है, तो पहले हम लिखेंगे चूँकि हमें पता है कि क्या लिखेंगे, चूँकि 1/2 = 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय √2 इंटू डिवाइडेड बाय √2। ये क्यों किया गया है, ये क्यों किया जाता है, √2 को √2 डिवाइडेड बाय √2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है, ये इसलिए किया गया है ताकि इस √2 को थोड़ा सा जो है रेड्यूस किया जा सके नीचे से, ताकि क्या हो, ताकि जो हमारा हर का पोर्शन हो वो एक सिंपल डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो एक पूर्णांक बन जाए वो पूरी तरह से, इसलिए हमने ऐसा किया जाता है। तो जब हमने इसको गुणा किया, ठीक है, तो एक को जब √√ से गुणा करेंगे √2 से, तो वो √2 हो गया, और √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 बन गया 2। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के यहाँ पर आया, यहाँ पर निकल गया 1/2 इंटू √2, ठीक है। अब माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, जैसा कि अभी तक हम सारे सवालों में मानते आए हैं। उसके बाद 1/2 इंटू √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। चूँकि अगर 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो 1/2 इंटू √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक। अब तो माना 1/2 √2 = a/b, जहाँ a और b क्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है, और क्या है, b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो √2 = क्या हो जाएगा, 2a/b, ठीक है। कैसे, देखिए इसे हम करके यहाँ पे दिखा देते हैं। 1/2 इंटू √2 = a/b, ठीक। यानी कि ये गुणे में है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, बटे में हो जाता। तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, √2 की, तो इसलिए हम √2 को उधर नहीं ले जाएंगे, लेकिन इस 1/2 को उधर ले जाएंगे। तो जब ये 1/2 इधर जाएगा तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा और ऊपर का नीचे। तो जब b का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो b रहेगा, और जब 2 का a से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए हमारी आ गई कि √2 = 2a/b, ठीक है। उसके बाद ये चूँकि दो पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय होता है, दो पूर्णांकों का भागफल भी एक परिमेय होता है, इसलिए क्या होगा, 2a/b भी एक परिमेय हो जाएगा। अब 1 और 2 समीकरण, ये देखिए समीकरण 1 और 2, इन दोनों से हमें क्या प्राप्त होता है, इस दोनों से हमें ये पता चलता है कि ये दोनों क्या हैं, परिमेय हैं। एक ये हमारा परिमेय है और एक ये भी हमारा परिमेय है, यानी कि 1/2 इंटू √2 भी परिमेय है और 2a/b भी एक परिमेय है। तो 1 और 2 से हमें ये पता चला कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु यह तथ्य का विरोधाभासी है, जैसा कि अभी तक हम सब में लिख के आए हैं। क्यों, क्योंकि हमने तो इसे परिमेय मान के किया है, लेकिन ये क्या है, ये वास्तव में परिमेय तो नहीं है। तो ये क्या है, एक विरोधाभासी है कि √2 एक अपरिमेय है, इसलिए हमारी कल्पना की 1/√2 एक परिमेय है, ये गलत है। तो क्या हुआ कि इस तरीके से सिद्ध हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब सेम टू सेम है, सबका जो है प्रोसेस सेम है, सबका स्टेप सेम है, सबका लिखने का तरीका एक ही जैसा है, और आपको सॉल्व भी एक ही तरीके से करना है। सब में आपको सिर्फ यही दिखाना है कि ये अपरिमेय है, और सिद्ध करने के सारे स्टेप इतने हैं, एक ही जैसे हैं। तो मैंने इतने क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, और इस क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप इसे ज़रूर करिएगा। ये बिल्कुल आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जिसमें हमें 3 + 2 √5 दे रखा था, और ये सेकेंड वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और ये आपको करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्वेश्चन कर लिया और आपसे हुआ या नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, तो मैं उसको भी आपको क्लियर कर दूँगी। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत सभी को।